हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। मैं अब्दुल हुसैन एक बार फिर आपके लिए क्लास लेके आया हूं, जिसमें कि बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपको देखने मिलेंगे, जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम, चाहे वो एमपीपीईबी हो, एसजीपीजीआई लखनऊ हो, या फिर एनएचएम स्टाफ नर्स या सीएचओ की पोस्ट अपकमिंग आने वाली जो हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाले हैं। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो अब आज का पहला एमसीक्यू है, इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन। तो ये जो नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आइट्रोजेनिक इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है? तो देखिए ऑप्शन इसमें है, द इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड फॉर एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, नेक्स्ट द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल्स, न्यू इलनेस अराइज ड्यूरिंग डिसीज कोर्स, द इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है, द इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड फॉर एक्वायर्ड इन हॉस्पिटल, ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करता है आपको नोजोकोमियल इन्फेक्शन को, या फिर इसी को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं, जिसका मेन कॉज इकोलाई हो सकता है, और स्पेशली जो हॉस्पिटल में कैथेटराइजेशन होता है, जिसकी वजह से यूटीआई होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, जो कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है, द इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बिटवीन इंडिविजुअल, ये स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करता है क्रॉस इन्फेक्शन को। नेक्स्ट है, न्यू इलनेस अराइज ड्यूरिंग डिजीज कोर्स, ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करेगा कॉम्प्लिकेशन को। जब भी कोई डिजीज़ हो गई है, उसी डिजीज़ के इलनेस के दौरान अगर कोई और डिजीज़ नई इलनेस आ जाए, तो उसको हम उस डिजीज़ का कॉम्प्लिकेशन बोलेंगे। और ऑप्शन नंबर डी, द इन्फेक्शन ओरिजिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ डायग्नोस्टिक एंड थेरेप्यूटिक प्रोसीजर। देखिए ये यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स होते हैं, सबसे अच्छा एग्जांपल इसमें हो सकता है लंबर पंक्चर जो किया जाता है, या स्पाइनल एनेस्थीसिया जब देते हैं, तो इस दौरान अगर एसेप्टिक टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं हो पाई, तो जो भी इन्फेक्शन वहाँ से एक्वायर्ड होगा, उस इन्फेक्शन को हम एट्रोजेनिक इन्फेक्शन बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच वन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक। देखिए एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए इनमें से कौन सी ड्रग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी? तो देखिए फर्स्ट एट्रोपिन है, सेकंड एड्रेनलिन, थर्ड डेरिफाइलिन, फोर्थ एमिनोफाइलिन। तो देखिए एट्रोपिन ड्रग जो है वो प्री ऑपरेटिवली दी जाती है, जो कि सलाइवरी और ब्रोंकियल सिक्रेशन को रिड्यूस करते हैं, जिससे कि सर्जिकल ऑपरेटिव प्रॉपर हो सके और उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी है एड्रेनलिन। जी हाँ, एड्रेनलिन देखिए ये जो है लाइफ थ्रेटनिंग एक सिचुएशन के लिए एक लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में इसको जाना जाता है, जो कि एलर्जिक रिएक्शंस हैं या फिर एनाफाइलेक्टिक शॉक हैं, ऐसी सिचुएशन में हम इसको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट के रूप में एडमिनिस्टर करेंगे। तो एड्रेनलिन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी जो है डेरिफाइलिन, डेरिफाइलिन एक ऐसी ड्रग है जो अस्थमा सीओपीडी में दिया जाता है। एमिनोफाइलिन भी डेरिफाइलिन की तरह अस्थमा सीओपीडी में दिया जाता है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन अ वुमन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट वन टाइम। देखिए ये सोशियोलॉजी का एक क्वेश्चन है और एमपीपीवी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन देखने मिल जाता है एग्जाम में। तो देखिए फर्स्ट है मोनोगैमी, सेकंड पॉलीगैमी, नेक्स्ट पॉलीएंड्री, नेक्स्ट ग्रुप मैरिज। देखिए पॉलीगैमी जो फर्स्ट ऑप्शन है मोनोगैमी, मोनोगैमी का मतलब है जब कोई एक मेल किसी एक फीमेल से शादी करता है तो वो मोनोगैमी में आता है, जो कि जनरली इंडिया में देखने मिलता है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर बी पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब है जब एक मेल एक से अधिक महिलाओं के साथ शादी करेगा तो वो पॉलीगैमी कहलाएगी। ऑप्शन नंबर सी पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब यहाँ पर है कि जब कोई एक फीमेल एक से अधिक मेल से शादी करेगी तो उसको पॉलीएंड्री बोलेंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी ग्रुप मैरिज, ग्रुप मैरिज का मतलब होता है कि 3 और मोर एडल्ट कपल आपस में शादी करके वो पार्टनर एक्सचेंज करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रुप मैरिज। तो यहाँ पर जो आंसर है कि वुमन इज़ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ पॉलीएंड्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, दैट इज़ पॉलीएंड्री। एक महिला एक से अधिक मेल के साथ अगर मैरिज करती है, दैट इज़ पॉलीएंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए स्पाइनल एनेस्थीसिया किस लेवल पर एडमिनिस्टर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है L2 टू L3, नेक्स्ट L3 टू L4, नेक्स्ट L5 टू L6, नेक्स्ट L1 टू L2। देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो अप्रॉक्स लंबर के फर्स्ट टू लंबर सेकंड रीजन तक होती है प्रेजेंट, इसके बीच तक अप्रॉक्स प्रेजेंट रहती है। अगर इस बीच में अगर देंगे एनेस्थीसिया तो वो स्पाइनल कॉर्ड को इंजर्ड कर सकती है। और L5 L6 ये काफ़ी दूर हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी L3 L4। एडल्ट में जो स्पाइनल एनेस्थीसिया एडमिनिस्टर किया जाता है वो L3 टू L4 लंबर 3 टू लंबर 4 के मिड में बिटवीन में एडमिनिस्टर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आर एस फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस। आर एस फैक्टर की इनकम्पेटिबिलिटी अगर हो जाएगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेगी। देखिए जो मदर आर एच पॉजिटिव होती हैं, आर एच नेगेटिव रहती हैं, ऐसी सिचुएशन में अगर को बेबी को बेबी बर्थ करती हैं, बेबी को जन्म देती हैं, तो ये सिचुएशन में बेबी को क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो फर्स्ट एड्स, सिकल सेल एनीमिया, नेक्स्ट एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, नेक्स्ट टर्नर सिंड्रोम। तो देखिए एड्स तो एक इम्यून सिस्टम का एक डिसऑर्डर हम उसको बोल सकते हैं, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ हो जाता है इसमें, तो HIV इसको कॉज करता है, तो एड्स तो नहीं होगा। नेक्स्ट है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक तरह का इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ब्लास्टोसिस फीटलिस, ये यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसका मीनिंग यहाँ पर ये होगा कि जो एक्सेसिव हीमोलाइटिक जो रिएक्शंस हैं वो बच्चे के अंदर हो जाएंगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि RH फैक्टर अगर नेगेटिव कोई फीमेल है तो उसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे और उसमें बहुत ज़्यादा मीन्स RBC का ब्रेकडाउन होगा। ओके, देन डी टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम का मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। इसमें जो फीमेल है वो एक क्रोमोसोम के साथ मीन्स पैदा होती है, जबकि क्रोमोसोम फीमेल के अंदर एक्स जो सेक्स क्रोमोसोम है XX होते हैं और मेल में XY होते हैं। तो फीमेल जो है टर्नर सिंड्रोम अगर पॉजिटिव इसमें होगा तो एक एक्स क्रोमोसोम के साथ वो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वाटर बॉर्न डिजीज। इनमें से कौन सी वाटर बॉर्न डिजीज़ नहीं है, जो वाटर के थ्रू नहीं होती है ट्रांसमिट। देखिए फर्स्ट मीजल्स, नेक्स्ट टाइफॉइड, नेक्स्ट हेपेटाइटिस A, नेक्स्ट कोलेरा। देखिए इनमें से ये जो B, C और D ऑप्शन है ये तीनों डिजीज़ ही वाटर बॉर्न डिजीज़ होती हैं। जो मीजल्स डिजीज़ है, मीजल्स एक ऐसी डिजीज़ है जो वाटर बॉर्न नहीं होती है। जो मीजल्स है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू एयरबॉर्न डिजीज़ को हम कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये एंटर करती है पर्सन के अंदर। तो यहाँ पर A ऑप्शन करेक्ट होगा। टाइफॉइड जो है, टाइफॉइड फीकोरल रूट से हो सकता है, हेपेटाइटिस B भी फीकोरल रूट से हो सकता है, कोलेरा भी हो सकता है। तो ये वाटर बॉर्न होता है, बट मीजल जो है वो एयरबॉर्न डिजीज़ है और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू ये एंटर करती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच वन इज़ द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज का मेन कॉज क्या है। देखिए भारत एक ऐसा देश है इसके अंदर अगर देखा जाए तो फीमेल जो हैं गर्भवती उनमें सबसे ज़्यादा जो डेथ का जो मोर्टेलिटी का कारण है वो पोस्ट PPH कहलाता है। अगर किसी नॉर्मल डिलीवरी में महिला को 500 ml से ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है तो वो PPH की कैटेगरी में आएगा। तो देखिए PPH का यहाँ पर मेन कॉज पूछा गया है कि PPH का मेन कॉज क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रॉमा, सेकंड एटोनिक यूटेरस, थर्ड स्ट्रेस, फोर्थ रिटेंड प्लेसेंटा। तो देखिए ट्रॉमा की वजह से नहीं होगा और स्ट्रेस की वजह से भी नहीं होगा, रिटेंड प्लेसेंटा की वजह से भी नहीं होगा। यहाँ पर राइट आंसर जो है दैट इज़ एटोनिक यूटेरस। दैट मीन्स कि जो यूटेरस है वो अपनी टोनिसिटी को मेंटेन नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वो अकड़ जाएगा और जो ब्लड का जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में इसको कंट्रोल करने के लिए फंडल मसाज किया जाता है, जिसकी वजह से इसकी टोनिसिटी वापस आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर B राइट आंसर होगा, दैट इज़ एटोनिक यूटेरस। ये फर्स्ट कॉज रहता है PPH के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, देखिए ये एक CET का क्वेश्चन इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन ये इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में है, जिप फाइल इन कंप्यूटर कंटेंट्स। जिप फाइल क्या करती हैं काम। तो ऑप्शन नंबर A सिक्योर द डाटा, डाटा को सिक्योर करती हैं। डाटा दैट हेल्प द ऑपरेटिंग सिस्टम, कॉपी ऑफ अ फाइल और इमरजेंसी, ह्यूज डाटा इन कंप्रेस्ड फाइल। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D, जो जिप फाइल हैं
वो डाटा को कंप्रेस करने की कोशिश करती हैं। जैसे कोई अगर 50 MB का अगर कोई डाटा है तो उसको कंप्रेस करके 10 या 12 MB या 7-8 MB का कर देंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉक्सो एक्ट इन विच ईयर पॉक्सो एक्ट वाज पास्ड इन इंडिया। कौन सी ईयर में पॉक्सो एक्ट पास हुआ था? 2005 में, 2012 में, 2010 में या 2009 में? तो देखिए, पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म यहाँ पर अगर देखें तो प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। ये जो एक्ट है ये 2012 में इंडिया में मीन्स पास हुआ था। और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक इनिशिएशन था भारत सरकार के थ्रू। तो ये 2012 में इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मली विच ड्रग इज़ यूज टू डायलेट द प्यूपल ऑफ आई की प्यूपल को डायलेट करने के लिए इनमें से कौन सी ड्रग का यूज किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन है जेंटामाइसिन, ट्रोपिकामाइड, लेवोफ्लॉक्सासिन, नेक्स्ट बीटामिथासोन। तो इनमें से देखिए जो जेंटामाइसिन है ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए काम में आती है, ये एक एंटीबायोटिक है। नेक्स्ट जो ऑप्शन नंबर सी लेवोफ्लॉक्सासिन है ये भी एक एंटीबायोटिक है, ये भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में काम में आती है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी बीटामेथासोन जो है ये एक स्टीरॉयडल ड्रग है जो इचिंग, स्वेलिंग या फिर स्किन इरिटेशन में काम में ली जाती है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन आंसर होगा दैट इज़ ट्रोपिकामाइड। ट्रोपिकामाइड एक ऐसी ड्रग है जो ये ड्रॉप के फॉर्म में भी आती है। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं आई एग्जामिनेशन करने के पहले आईज़ में ड्रॉप एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद आई को एग्जामाइन करते हैं, जिससे कि जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाएगा और ठीक से एग्जामाइन आई को वो कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा पीपल को डायलेट करने के लिए जो ड्रग यूज की जाती है दैट इज़ ट्रोपिकामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन गिवन बेलो। इनमें से कौन सी ऐसी वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है? तो देखिए मैं आपको बता दूँ, टीटी ऑप्शन में है, पोलियो, मीजल्स, डीपीटी। इनमें से जो पोलियो है ये यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्योंकि पोलियो एक ऐसी वैक्सीन है जो कि सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव होती है। हीट सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगी, थोड़ी सी भी हीट में अगर आ गई है तो ख़राब हो जाएगी। तो ये लगभग -25 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर ये राइट आंसर है वो पोलियो होगा। और अगर इसके अगेंस्ट दूसरा क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो ऐसी कौन सी वैक्सीन है जो सबसे ज़्यादा लीस्ट हीट सेंसिटिव होती है, मींस जो हीट को टॉलरेट सबसे ज़्यादा कर सकती है। तो दैट इज़ टीटी है, टिटनेस टॉक्सोइड जो है ये वैक्सीन सबसे ज़्यादा लीस्ट हीट सेंसिटिव होती है, सबसे कम मींस हीट को जो सहन कर सकती है जो। और सबसे कम जो हीट सेंसिटिव है, सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है वो आपकी पोलियो। तो यहाँ पे पोलियो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गैस वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस डिजास्टर। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पीईबी में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और कभी कभी एनएचएम स्टाफ नर्स में भी ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि भोपाल गैस कांड डिजास्टर जो हुआ था उसमें कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल थी। तो इट्स फर्स्ट ऑप्शन है इसका इथिलीन, नेक्स्ट मस्टर्ड गैस, नेक्स्ट मिथाइल आइसोसाइनेट, नेक्स्ट मैग्नीशियम आइसोसाइनेट। यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस जो है वो भोपाल गैस कांड के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। और ये भोपाल गैस कांड जो है ये 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा डेथ हुई थी लोगों की और मिथाइल आइसोसाइनेट गैस इसका कॉज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सॉल्यूशन शुड बी यूज टू मॉप अप द स्पिल्ड ब्लड ऑन द फ्लोर ऑफ ऑपरेशन थिएटर। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि अगर ऑपरेशन थिएटर में जो ब्लड है अगर ज़मीन पर गिर जाए तो उसको कौन से सॉल्यूशन से हम क्लीन करेंगे उस ब्लड को। इसके देखिए इसके साथ ही साथ एक क्वेश्चन इसी में और बन जाता है कभी कभी जो एग्ज़ाम में आता है अक्सर कि जो HIV पॉजिटिव पेशेंट है उसके जो क्लॉथ्स हैं या उसकी जो गुड्स हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको डिकंटामिनेटेड करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन है साइडेक्स, सोडियम हाइपोक्लोराइड, सेवलॉन और फॉर्मलिन। इसका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड।
सोडियम हाइपोक्लोराइड एक पाउडर के फॉर्म में आता है, और जब इसको वाटर में डिजॉल्व किया जाता है तो उसी को हम ब्लीच बोल देते हैं, ब्लीच। तो आपने अक्सर सुना होगा ब्लीच से क्लीन हॉस्पिटल में क्लीन किया जाता है। तो सोडियम हाइपोक्लोराइड को जब वाटर में डिजॉल्व करते हैं, मिलाते हैं, तो वो ब्लीच बन जाती है। तो ब्लीच अगर ऑप्शन में आता है तो ब्लीच भी हम राइट कर सकते हैं, बट यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म रेफर्स टू परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी इन साइकेट्री। इनमें से कौन सी ऐसी एबनॉर्मलिटी है जो परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए, ओरिएंटेशन, नेक्स्ट डिल्यूजन, नेक्स्ट हेलुसिनेशन, और लास्ट अटेंशन। देखिए ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन किसी भी चीज़ को ओरिएंटेशन करना, उसको हमें उसको किसी को ओरिएंटेशन हम कराते हैं, जैसे कि किसी भी नई जगह का या किसी भी हॉस्पिटल का, इंस्टीट्यूट का, दैट इज़ ओरिएंटेशन। ये एक अलग चीज़ हो गई। नेक्स्ट हो गया आपका डिल्यूजन। देखिए डिल्यूजन का मतलब होता है कि फिक्स फॉल्स बिलीफ। कोई पर्सन अपने दिमाग में किसी भी चीज़ को लेके फिक्स फॉल्स बिलीफ बना लेता है, दैट इज़ डिल्यूजन। और नेक्स्ट आता है आपका हेलुसिनेशन, नेक्स्ट अटेंशन। अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना जनरली। अटेंशन कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती है। ओके, ओरिएंटेशन भी कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। यहाँ पर अगर देखिए परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी अगर हम देखें तो दैट इज़ हेलुसिनेशन और इल्यूजन, ये दोनों ही परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी होती हैं। अगर यहाँ पर इल्यूजन भी लिखा होता तो वो भी राइट आंसर होता। तो हेलुसिनेशन और इल्यूजन दोनों ही परसेप्चुअल, इसमें गलत परसेप्शन कर लेता है पर्सन, जैसे रस्सी को सांप समझ लेना, या फिर किसी घुंघरुओं की आवाज़ आ जाना, दैट इज़ हेलुसिनेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें स्टिमुलाई प्रेजेंट नहीं होता है। और जहाँ स्टिमुलाई प्रेजेंट होता है वहाँ पर डिल्यूजन की कंडीशन होती है। तो हेलुसिनेशन और इल्यूजन दोनों ही परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी हैं। डिल्यूजन एक अलग सिचुएशन है। डिल्यूजन ये फिक्स फॉल्स बिलीव होता है इसमें। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, हेलुसिनेशन इज द परसेप्चुअल एबनॉर्मलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फूड रिच इन ट्रांस फैट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये MPPV के एग्जाम में भी आया था कि इनमें से कौन सा ऐसा रिच फूड है जो कि ट्रांस फैट जिसमें रिच उसमें पाया जाता है मात्रा में। तो देखिए ऑप्शन है ग्राउंडनट या पीनट, नेक्स्ट मीट, नेक्स्ट आलमंड, और नेक्स्ट सोयाबीन। तो देखिए जो ग्राउंडनट है, आलमंड है, सोयाबीन है, ये इनमें भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन जो रिच अगर सोर्स पूछा जाए तो जो मीट है, जो डेयरी प्रोडक्ट हैं, या फिर जो मीट जो हैं, एनिमल प्रोडक्ट जो होते हैं एनिमल फैट जिसको हम बोलते हैं, उसमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ट्रांस फैट का मतलब हम यहाँ पर एक ख़राब या बैड क्वालिटी का फैट हम बोल सकते हैं। तो ये मीट में सबसे ज़्यादा ट्रांस फैट पाया जाता है। तो मीट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट का रिच सोर्स मीट या डेयरी प्रोडक्ट होते हैं। ओके, नाउ थैंक यू। ये आज की क्लास थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, तो आप इनको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।